अरमान के जाने के बाद अभी बाकी चारों वहीं रह गए और उन चारों ने जल्दी ही जिन लड़कियों का रेस्क्यू किया था उन्हें वहां से भेजने की तैयारी करने लगे थे। ये सब काम करते हुए उन चारों के चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशन नहीं थे। एकदम सपाट चेहरे के साथ वह सारे काम कर रहे थे। हालांकि उन सब ने मास्क पहने हुए थे, जिसकी वजह से उनकी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी आंखें और उनके भाव और जिस्म की मूवमेंट इस बात का सबूत दे रही थी कि वह लोग इस काम में कितने ज्यादा एक्टिव हैं। जितनी भी लड़कियों को वहां से छुड़ाया गया था, उन सब की आंखों में अब उन सब के लिए बहुत सारा एहसान दिखाई दे रहा था। सभी अपने हाथों को जोड़कर, सर झुकाकर उन चारों के सामने खड़ी हुई थीं। एक पल को उन सब लड़कियों का इस तरह का दर्द देखकर सुमित का दिल भी भर आया था। हालांकि सुमित अपने आप को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश किया करता था, लेकिन उसका दिल काफी ज्यादा बच्चों वाला था। उन लड़कियों की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। सुमित को इस तरह से रोने जैसी शक्ल बनाते हुए देखकर आकाश और ध्रुव दोनों ही आहान से कहने लगे थे, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। इन लड़कियों को यहाँ से जल्दी भेजना होगा। अगर हमने ज्यादा देर कर दी लड़कियों को यहाँ से भेजने में, तो कहीं ऐसा ना हो कि सुमित यहीं रोना शुरू कर दे। ऐसा कहकर वह तीनों आपस में आंखों में एक दूसरे से बात करने लगे थे। वेल, जल्दी ही आहान ने काव्या को फोन कर दिया था। काव्या शर्मा भी उनकी टीम का एक हिस्सा थी। काव्या की उम्र लगभग 30 से 32 साल के बीच की थी। बहुत कम उम्र में ही उसके पति का देहांत हो गया था और उसकी एक बेटी थी। अपनी बेटी के साथ वह हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी और साथ ही साथ वह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी, जो घर से भागी हुई लड़कियों को, साथ ही साथ लड़कियों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार और रेप पीड़ित लड़कियों के लिए काम किया करती थी। तो अब जैसे ही डेविल किंग ने सारी लड़कियों को बचाया, तो आहान ने काव्या शर्मा को फोन कर दिया था और अपने आदमियों को सबसे पहले उन सभी लड़कियों समेत काव्या शर्मा के पास भेज दिया था, ताकि काव्या शर्मा अच्छी तरह से सब लड़कियों की पूरी डिटेल्स लेकर, जो अपने घर जाना चाहती हैं उन्हें उनके घर भेज दें, और जो अपने घर नहीं जाना चाहती हैं उनके लिए कुछ न कुछ रहने का बंदोबस्त कर दें, और साथ ही साथ उन्हें कोई न कोई काम वगैरह दिला दें। वो चारों अच्छी तरह से जानते थे कि काव्या दीदी सारा काम आराम से कर सकती हैं। मैं जल्दी ही उन तीनों के इशारे पर आहान को फोन कर दिया था, क्योंकि केवल ध्रुव और आहान के पास ही काव्या का नंबर हुआ करता था। सुमित, आकाश और अरमान को छोड़कर, इनफैक्ट काव्या ने तो आज तक अरमान का सिर्फ और सिर्फ नाम ही सुना था। वह और बाकी चारों में से भी वह सिर्फ आहान और ध्रुव को ही जानती थी। इसके अलावा वह किसी को नहीं जानती थी। वेल, उन सभी लड़कियों को गार्ड्स के साथ भेजने के बाद साथ ही साथ वो लोग भी आकाश के विला की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर आस्था, जिसके घुटनों में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बाथरूम में वो कितनी ही देर तक अपनी किस्मत पर रोती रही, लेकिन फिर उसने जैसे तैसे खुद को संभाल कर खड़ा किया। फिर आईने में देखकर खुद से कहने लगी, आस्था, शांत हो जा। यहाँ तेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, तो तू बिल्कुल मत रो। कपड़े बदल ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो मॉन्स्टर यहाँ भी आ जाए और फिर जबरदस्ती तेरे कपड़े बदलने की कोशिश करे, जैसे जबरदस्ती वो साड़ी पहनाने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था ने जल्दी ही अपने कपड़े चेंज किए और अरमान की दी हुई शर्ट उसने पहन ली थी, लेकिन उसके घुटने से जो खून निकल रहा था। फिर उसने अपने जख्मों को साफ किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब लोअर पहने तो पहने कैसे। कहीं अरमान के लोअर में खून के दाग लग गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो झल्लाद हमें इस बात की भी पनिशमेंट दे दें। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थीं, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उस लोअर को भी पहन लिया था। फिर सोचने लगी, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी उसके पास पहनने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, तो इसीलिए जल्दी ही आस्था चेंज करके बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा कि अरमान उस कमरे में कहीं भी नहीं था। तब आस्था ने राहत की सांस ली। कमरे में आने के बाद आस्था ने चारों तरफ अपनी नजरों को घुमाकर देखा था।
पूरा का पूरा कमरा इंपोर्टेड चीजों से भरा पड़ा था। आस्था हैरान थी कि ये कैसे कैसे स्टैचू वगैरह उस कमरे में रखे हुए थे, और साथ ही साथ उनमें नीचे ये भी लिखा हुआ था कि ये कहाँ से आया है, जैसे जापान, इटली, अमेरिका एटसेट्रा। आस्था बड़े ही ध्यान से सारी चीजों को देख रही थी। वो एक एक चीज बड़ी हैरानी से देख रही थी, क्योंकि भले ही वह कमरे में रह रही थी, लेकिन उसने अभी तक किसी भी चीज को बड़े ध्यान से या कुछ भी चीज नोटिस नहीं की थी। फिलहाल तो अपने लिए कोई ना कोई फर्स्ट एड बॉक्स देखना चाहती थी, जिसमें उसे लगाने के लिए कोई ना कोई दवाई मिल जाए। और जल्दी ही उसकी नजर एक फर्स्ट एड बॉक्स पर चली गई थी। उसने फटाफट से उसे उठाया था। उसने कॉटन निकालकर पहले खुद को थोड़ा सा एंटीसेप्टिक से क्लीन किया। हालांकि उसे काफी ज्यादा जलन लग रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने खुद को क्लीन नहीं किया तो ठीक नहीं हो पाएगी, और इस तरह से किसी और के घर में बीमार होने का रिस्क नहीं ले सकती है। इसीलिए आस्था ने जल्दी घाव को क्लीन करने के बाद फटाफट से उसे पर एक ट्यूब बैंडेड लगा दी थी, क्योंकि आस्था अपनी छोटी मोटी रिकवरी आराम से कर सकती थी। उसे इतनी तो नॉलेज थी, क्योंकि गांव की डिस्पेंसरी में वह पार्ट टाइम जाकर वहां की नर्स और डॉक्टर से काम सीखा करती थी, ताकि उसे बड़े अस्पताल में जाने के बाद आसानी हो। ऑलरेडी आस्था 12th पास कर चुकी थी, और इसी साल वह बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी में एडमिशन लेने वाली थी। लेकिन उसे क्या पता था कि बड़े बड़े कॉलेज में जाने से पहले ही उसके पांव में शादी नाम की जंजीर पड़ जाएगी, और वह मिस्टर हार्टलेस अरमान सिंघानिया की जिंदगी में आ जाएगी। जल्दी खुद को ट्यूब वगैरह लगाने के बाद आस्था ने अरमान का जो लोअर था उसे ऊपर तक फोल्ड कर लिया था। हालांकि उस पर खून के धब्बे तब तक लग चुके थे जो कि दिखाई दे रहे थे। फिलहाल उसने फोल्ड कर लिया था, और उसके बाद वह सीधा जाकर बेड पर लेट गई, क्योंकि आस्था को पहले से ही नींद आ रही थी, और अभी भी उस लेटते ही नींद ने जकड़ लिया और वह गहरी नींद में सो गई थी। वहीं अरमान उन आदमियों को अपने हाथों से सजा देने के बाद जल्दी ही अरमान वापस से अपने सिंघानिया मेंशन में आ गया था। जिस वक्त वो आया उस वक्त रात के 2 बज रहे थे, और जैसे ही वो अपने कमरे में गया उसकी नजर सबसे पहले आस्था पर गई थी, क्योंकि कमरे में काफी अंधेरा था। कमरे में केवल एक ही डिम सी लाइट जल रही थी, जिसमें आस्था का चेहरा आराम से दिखाई दे रहा था। लेकिन आस्था का चेहरा देखते ही अरमान का दिल नफरत से भर गया। वह सीधे बाथरूम में चला गया, क्योंकि इस वक्त उसके हाथों में, उसके कपड़ों में हर जगह खून ही खून लगा हुआ था। जल्दी ही अरमान शॉवर के नीचे खड़ा हो गया, और कितनी ही देर बाथरूम में से नहाकर जब वो बाहर आने लगा, अचानक से उसकी निगाह बाथरूम के कोने के फर्श पर पड़ी, जहां खून लगा था। अरमान की कंफ्यूजन का कोई ठिकाना नहीं था। वो सोचने लगा, क्योंकि वो उस ओर गया ही नहीं था, फिर अचानक से यहाँ खून कहाँ से आया। तब अरमान को याद आया कि उसने तो यहाँ आस्था को धक्का दिया था। तो क्या इसका मतलब आस्था को चोट लगी है? तो सोचने लगा, अगर उसे चोट लगी भी हुई है तो मुझे इससे क्या। अरमान बेपरवाही से जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गया, और एक बार फिर उसकी नजर ना चाहते हुए भी आस्था पर जाकर ठहर गई थी। बार बार उसका दिल कर रहा था कि वो जाकर चेक करे कि आस्था को कहाँ चोट लगी है। इसीलिए उसने रूम की लाइट्स थोड़ा तेज कर दी। वहीं आस्था की आंखों पर जैसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ा, अचानक से वो नींद में ही कसमसाने लगी, और उसने अपने बाजू को अपनी आंखों पर ढक लिया। वहीं अरमान आस्था के साइड में जाकर खड़ा हो गया, और उसे बड़े ही ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। इस वक्त आस्था अरमान के कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरमान की नजरें उस वक्त उस पर जाकर ठहर गई थीं, क्योंकि आस्था ने जो अरमान का लोअर पहना था वो व्हाइट कलर का था, जिसकी वजह से आस्था के घुटनों में जो चोट लगी थी उस लोअर में खून के दाग उसे साफ दिखाई दे रहे थे। अरमान ने एक नजर सोती हुई आस्था की ओर देखा, फिर जल्दी ही उसने आस्था को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और सोचने लगा, अगर इसे चोट लगी है या इसे खून भी निकल रहा है तो मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए बिना आस्था की परवाह किए अरमान बेड के दूसरे सिरे पर जाकर लेट गया, और लेटते ही वो भी गहरी नींद में सो गया।
वहीं दूसरी ओर वीर रायचंद का आदमी दौड़ते भागते जल्दी ही उस तक पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने सारी बातें उसे बता दी और साथ ही साथ ये भी बता दिया था कि डेविल किंग वहां आया था, उसी ने सभी लड़कियों को रेस्क्यू करवाया है। जैसे ही वीर रायचंद ने ये सुना, उसने दोनों हाथों की मुट्ठी को कस कर बंद कर लिया। दीवार पर उसने मुक्का मार कर दिया, जिसकी वजह से उसके हाथों से खून निकलना शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वीर अपने उस गार्ड के पास गया और पूछा, ये बताओ, जब डेविल किंग ने मेरे सभी आदमियों को मार दिया है तो तुम जिंदा कैसे बच गए? तभी वो आदमी कहने लगा, उसने मुझसे कहा कि मैं आपको जाकर सारी बात बताऊं। कितनी खतरनाक और दर्दनाक तरीके से उसने हमारे आदमियों को मौत दी है, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। जैसे ही वीर ने उसकी बातें सुनी, उसने उस आदमी का सर कसकर पकड़ लिया और उसे लगातार दीवार पर पटकने लगा। और उसने जब तक उस आदमी को मारा, जब तक वो तड़प तड़प कर मर नहीं गया। उसके बाद वीर रायचंद का चेहरा पूरी तरह से खून से लाल हो गया था। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिसमें वो बड़ा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। तभी वीर रायचंद को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत वीर को शांत होने के लिए कह रही थी। वीर ने एक नजर उस औरत की ओर देखा और अगले ही पल गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। वीर ने जाकर अपने कमरे में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया और जोरों से चिल्लाया, डेविल किंग, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर जल्दी ही वीर रायचंद ने अपने असिस्टेंट को फोन घुमा दिया और उससे कहा, पता लगाओ ये डेविल किंग किस बिल में छुपा हुआ बैठा है। आज तक इस डेविल किंग ने हमारे हर मामले में टांग अड़ाई है। हमारे लड़कियों के कंसाइनमेंट से लेकर ड्रग्स के कंसाइनमेंट तक हर तरह से इसने हमारे काम को रोक रखा है। अब मैं इस डेविल किंग को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर हाल में इस डेविल किंग को खोज कर निकालना ही होगा। आज तक अरमान उर्फ डेविल किंग की पहचान सभी लोगों के लिए केवल एक राज थी। किसी को भी इस बात के बारे में नहीं पता कि शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक असल में एक डेविल किंग है, जिसका लोगों में अलग ही तरह का खौफ था। शहर भर के सभी लोग डेविल किंग के नाम से बुरी तरह से कांपते थे। आस्था तो नॉर्मल अरमान सिंघानिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्या होगा जब आस्था के सामने आएगा डेविल किंग का रुद्र रूप? क्या आस्था कभी अरमान को अपना पाएगी या अरमान कभी आस्था के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट FM।